अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। मैं हूं रहबर सीबारी और आप देख रहे हैं ADTV 72 नेटवर्क। 30 मई 2014 की वो ऐतिहासिक तस्वीर आपके दिमाग में आज भी कौन रही होगी, आपकी नज़रों के सामने होगी। अगर आप भूल गए हों तो हम एक बार फिर से आपको वो तस्वीर दिखाते हैं ताकि आपको वो ऐतिहासिक पल आपकी नज़र के सामने एक बार फिर से आ जाए। तीस मई 2014 का वो ऐतिहासिक पल कैमरों में कैद हुआ, जिसने समूची दुनिया को, न सिर्फ भारतवर्ष बल्कि समूची दुनिया को एक संदेश दिया। और वो संदेश ये था कि प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले हिंदुस्तान में पहली बार किसी ने संसद की चौखट पर माथा टेका था और माथा टेक के ये बता दिया कि संसद नहीं बल्कि लोकतंत्र का मंदिर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से संसद की चौखट पर माथा टेका, उन्होंने ये दुनिया को संदेश दिया कि लोकतंत्र के इस मंदिर में जाने से पहले नमन करना ज़रूरी है। गर्व का उस समय गर्व महसूस हुआ कि हमारे देश में पहली बार किसी ने ऐसा काम किया जिसने देश का सिर गर्व से पूरी दुनिया में ऊपर उठा दिया। और वास्तव में ये पल ऐसा था जिस पल को देखकर हर कोई भावुक हो उठा था। ना सिर्फ भारतवर्ष में बल्कि देश की, दुनिया के अलग अलग देशों में रह रहे लोगों ने भी इस पल को जब देखा तो भावुक हो गए और मन ही मन तारीफ़ किया कि ऐसा भी हो सकता है कि लोकतंत्र के मंदिर को नमन किया जा सकता है। एक आम आदमी, हिंदुस्तान के आम आदमी के दिल में ये बैठ गया कि हो ना हो यही वो शख्स है जो हमको न्याय दिलाएगा, भारत से बेरोज़गारी को दूर कराएगा, भारत से भुखमरी को समाप्त कराएगा, भारत से आतंकवाद को समाप्त कराएगा, भारत से भ्रष्टाचार को समाप्त कराएगा। लोगों की उम्मीदें बहुत थीं और वो उम्मीदों को पाले हुए लोग आगे समय का इंतज़ार करते रहे कि जल्द से जल्द वो समय आए कि जब भारतवर्ष जिस प्रकार से पूर्व में इसे कहा जाता था कि सोने की चिड़िया है, एक बार फिर से सोने की चिड़िया बन जाए। समय बीतता गया, लोगों की उम्मीदें टूटती गईं, क्योंकि इस लोकतंत्र के मंदिर में ही लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गईं, लोकतंत्र की आवाज़ को कुचल दिया गया। इस मंदिर के अंदर भारतवर्ष में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की जासूसी की गई। पहली बार ईडी से बाहर निकलने के बाद, रिटायर होने के बाद किसी की जासूसी की गई। पहली बार सीबीआई से रिटायर होने के बाद किसी की जासूसी की गई। पहली बार रा से रिटायर होने के बाद किसी की जासूसी की गई। पहली बार चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन से रिटायर होने के बाद किसी की जासूसी की गई। ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया ताकि ये किसी भी प्रकार की बात को लीक ना कर सकें। ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन लोकतंत्र के इस मंदिर में किसी ने भी सफाई नहीं दिया। यहाँ तक कि सत्ता पक्ष के लोकतंत्र के मंदिर के अंदर जिस समय सत्ता पक्ष अपनी बातों को रख रहा था, उसी समय प्रतिपक्ष भी पैरेलल सरकार चल रही थी, उसकी बैठक चल रही थी। लेकिन यहाँ भी किसी सत्ता में बैठे हुए लोगों ने ज़रूरी नहीं समझा कि इसका जवाब दिया जाए, इसके बारे में कोई बात किया जाए। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 7 माह से किसान अपने अधिकार की बात को लेकर, अपने हक को लेकर आंदोलनरत है, लेकिन उनकी बातों को भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। उनकी बातों को लेकर, उनके अधिकार को लेकर किसी प्रकार की कोई बहस, कोई आवाज़ इस संसद के अंदर नहीं उठाई जा रही है। ऐसा करके सिर्फ एक चीज़ ये बताई जा रही है कि जिसकी बहुमत उसी की आवाज़, और जिसकी बहुमत नहीं है उसकी कोई आवाज़ इस लोकतंत्र के मंदिर में नहीं सुनाई देगी। और यही वजह रही कि बीते दिनों जब संसद
सत्र चल रहा था या चल रहा है, ऐसे मौके पर एक तरफ जहां अपने सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग विभिन्न प्रकार के अध्यादेश या विभिन्न प्रकार के कानून को पारित कराने का प्रयास करा जा रहा था, ऐसे मौके पर प्रतिपक्ष विपक्ष जो है वे एक विशेष प्रकार की उसकी बैठक चल रही, अलग जगह बैठक चल रही थी। लेकिन इसके बाद भी उनकी बातों को ध्यान में नहीं रखा गया और लोकतंत्र के इस मंदिर में किसी ने भी इस बात को सफाई देने का कोशिश भी नहीं किया। इससे ये संदेश दिया, सीधे सीधे संदेश दिया जा रहा है कि आप अपनी आवाज़ को अपने पास तक ही रखिए। अगर बहुत शौक है आवाज़ बुलंद करने का तो अपने कमरे में बैठकर ही, अपने कमरे के कोने के अंदर बैठकर ही फुसफुसा लीजिए और आवाज़ को बुलंद मत कीजिए, क्योंकि आपकी बात का जवाब देने वाला यहाँ कोई नहीं है और कोई हम ज़रूरत भी नहीं समझते हैं कि हम आपकी किसी भी बात का जवाब दें। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब दो राज्यों के बीच में हिंसक वारदात हुई। जिस प्रकार से बीते सोमवार को असम और मिजोरम के बीच में, दोनों राज्य के बीच में हिंसक वारदात हुई और असम के 5 जवान उसमें शहीद हुए और लगभग 50 घायल हुए। यह आवाज़ भी संसद में नहीं गूंजने पाई और आज तक इसका जवाब संसद में सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग नहीं दे सके। एक आप अंदाज़ा लगाइए किस प्रकार का माहौल है कि जिस समय मिजोरम और असम के बीच इस तरह का विवाद हुआ, रात में 11:30 बजे तक, 12:30 बजे तक लगभग दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री ट्विटर पे आपस में भिड़ते रहे। उधर वो ट्विटर पे भिड़े हुए थे, इधर गोलियां चल रही थीं। लेकिन इसके बाद भी सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किसी भी प्रकार की जवाबदेही नहीं देना मुमकिन समझा। अब इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि आखिर किस तरफ हम सबको ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, इस देश को ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले 6 सालों में, वर्ष 2014 से लेकर अब तक अगर देखा जाए तो बैंकों से उधार लेकर, कर्ज लेकर, अरबों खरबों रुपए लेकर लोग यहाँ से फरार हो चुके हैं, लेकिन उनको रोकने को लेकर किसी भी प्रकार का कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। 2018 में बताया गया कि 37 ऐसे हैं जिन्होंने खरबों रुपया लेकर वो यहाँ से भाग गए, भगौड़े हो गए, विदेशों में चले गए। उनको लाने का प्रयास करने का भी कोशिश नहीं किया गया। बीते दिनों जो एक आंकड़ा संसद में दिया गया उसमें कहा गया ये संख्या बढ़कर 87 हो गई है जिन्होंने बैंकों से उधार लेकर, बड़ी संख्या में खरबों रुपया उधार लेकर SBI से, पंजाब नेशनल बैंक से, बैंक ऑफ बड़ौदा से कर्ज लिया और कर्ज लेकर यहाँ से चले गए। सरकार ने, सत्ता में बैठे हुए लोग ने इनमें से ज़्यादा दर का कर्ज जो है वो माफ़ कर दिया। अब बताइए कि इतनी बड़ी मात्रा में जो राशि है, इस कर्ज की राशि को माफ़ कर देने से क्या बैंक दिवालिया नहीं हो जाएगा? क्या देश की अर्थव्यवस्था पर किसी प्रकार का प्रभाव इससे नहीं पड़ेगा? लेकिन इसकी भी आवाज़ संसद में नहीं उठाई जा रही है। इसको भी लेकर संसद में किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया जा रहा है। वित्त मंत्री अगर जवाब देती भी हैं तो सिर्फ लिखित दे दिया कि आप पढ़ लीजिए, यही जवाब है। लेकिन इसके बारे में क्या कहा जाए कि विस्तार से आप इसके बारे में बताइए कि आपने इनके लिए क्या किया, आखिर कर्ज की माफ़ी क्यों की गई? एक किसान अगर कर्ज लेता है तो उससे कर्ज की वसूली के लिए उसके घर तक की कुर्की कर दी जाती है। कोई पक्का नहीं रहता कि कब कर्ज माफ़ किया जाएगा और कितना कर्ज माफ़ किया जाएगा। कर्ज की माफ़ी उसी वक्त होती है जब कोई चुनाव करीब आता है। लेकिन ये उद्योगपति, पूंजीपति, कारपोरेट घराने के जो लोग हैं, जो इतनी बड़ी राशि को लेकर देश से बाहर निकल गए, उनको जाने दिया गया, उनको रोका नहीं गया। यहाँ तक कि जो संस्थाएं हैं जिनकी जो निगरानी ऐसे लोगों पे करती हैं, वो संस्थाओं ने भी इनको रोकने का प्रयास नहीं किया। क्या इससे ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि इन ऐसी संस्थाओं पर किसी न किसी प्रकार का दबाव ज़रूर रहा होगा कि आप इनको जाने दिए, इनको रोकने की कोशिश मत कीजिएगा? क्या बैंकों के ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला गया? आप अंदाज़ा लगाइए कि अरबों खरबों रुपए की राशि लेकर लोग यहाँ से फरार हो गए, दूसरे देश में चले गए, या अभी भी देश में लगभग 37
100 लोग ऐसे हैं जिन्होंने खरबों रुपया बैंकों से उधार ले रखा है, लेकिन बैंक उनको नोटिस जारी नहीं कर पा रहा। क्या ऐसा नहीं माना जाए कि क्या इन बैंकों के ऊपर भी किसी प्रकार का दबाव है कि आप इनसे पैसा मत मांगिए? आखिर क्यों ऐसे लोगों की कर्ज माफ़ी कर दी गई जो देश से जो फरार हुए उनमें भी कई लोग ऐसे हैं जिनकी कर्ज की माफ़ी कर दी गई है? क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? आखिर ये देश किधर जा रहा है? इसके बारे में कभी आपने सोचा कि जिस लोकतंत्र के मंदिर पर, चौखट पर शपथ ग्रहण करने से पहले नमन किया गया, माथा टेका गया, क्या उसी लोकतंत्र के मंदिर में देश के संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही हैं? लेकिन अफसोस की बात है कि इस तरह की बातों को लेकर कोई भी ना तो जवाबदेही कर रहा है और ना ही कोई इसे लेकर आवाज़ ही बुलंद कर रहा है। अगर किसी ने आवाज़ बुलंद भी किया तो उसको किसी न किसी प्रकार से उसकी आवाज़ को दबा दिया गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि लोकतंत्र अब खतरे में क्या नहीं है? क्या लोकतंत्र समाप्त नहीं हो रहा है? लेकिन ऐसा नहीं है। लोकतंत्र भी है, संसद भी है, सत्ता में भी लोग बैठे हैं, विपक्ष में भी लोग बैठे हैं। लोकतंत्र जैसे चलना चाहिए वैसे चल रहा है। आज भी अगर चुनाव हो रहा है, ये लोकतंत्र का ही नतीजा है। जनता अपने मनपसंद जनप्रतिनिधि को चुन रही है, ये भी लोकतंत्र का ही नतीजा है। ये लोकतंत्र की पहचान है। अब आप इन दोनों की तुलना कीजिए कि जो इन 6 सालों में हुआ, इस तरह की चीज़ें, जो संसद के अंदर किसी प्रकार की कोई जवाबदेही नहीं दी गई, क्या उससे लोकतंत्र का गला नहीं घोटा गया? या जिस प्रकार से आम आदमी अपने मनपसंद जनप्रतिनिधि को चुन रहा है, क्या ये लोकतंत्र नहीं है? क्या ये लोकतंत्र की मजबूती नहीं है? क्या अगर आपको हक है मताधिकार का, तो क्या ये लोकतंत्र नहीं है? बहरहाल आप सोचिए, दोनों बातों को सोचिए, दोनों को एक तराजू के ऊपर रखिए, देखिए कौन भारी है कौन हल्का है। जिस दिन आप दिल से सोचेंगे, दिमाग से सोचेंगे, आपकी समझ में आ जाएगा कि आने वाला समय कैसा है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज ईद गदीर है, महत्वपूर्ण दिन है। आप सभी को ईद गदीर की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।